वहां से यहाँ लाना और उसको स्थापित करना या संसद भवन में, ये सब कुछ इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इसके क्या मायने हैं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कल से लेकर आज तक। और साथ साथ ये भी कि राहुल गांधी की लीडरशिप में जो राजनीति चल रही है वो राजनीति किस दिशा में जा रही है। राहुल गांधी, जैसा हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि पार्ट 2 यानी भारत जोड़ो यात्रा के पार्ट 2 पर ऑलरेडी राहुल गांधी हैं और वो कर रहे हैं। वो कभी जोमेटो स्विगी के यानी इन लोगों से मिलते हैं, कभी महिलाओं से मिलते हैं, कभी बस की सवारी करते हैं, कभी स्कूटी की सवारी करते हैं, तो कभी ट्रक पर बैठ जाते हैं। क्या ये एक अलग भारत जोड़ो यात्रा है? और क्या इसके जरिए राहुल गांधी उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, अपनी तरफ खींच पाएंगे जो लोग आज मोदी मोदी करते हैं? या जैसे कुछ अभी पिछले दिनों 2 सर्वे आए हैं, जिसमें एक सर्वे एनडीटीवी का जिस पर हम लोगों ने खूब चर्चा की और दूसरा सर्वे सी वोटर्स का है। और दोनों सर्वे में अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ भयंकर ढंग से गिरा है। तो क्या सचमुच ग्राफ जो गिर रहा है, हालांकि उसके बाद भी वो 45% से ऊपर है, 48% है, लेकिन जो ग्राफ गिर रहा है वो ग्राफ इतना है कि 2024 में जो चुनाव होगा उस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उनकी पार्टी हार जाएगी। या उनके साथ साथ ये भी रहेगा कि जो विपक्षी दल एकजुटता की बात कर रहे हैं वो धरातल पे होगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भविष्य के गर्त में हैं, लेकिन उन सब से पर्दा हटाना, उस पर विश्लेषण करना और उनको आप सब तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। वही करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आना चाहता हूं सीधे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, क्या जो राजनीति पैरेलल जो चल रही है, दोनों राजनीति, एक तरफ कांग्रेस की राजनीति और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम बार बार कह रहे हैं कि कर्नाटक के चुनाव के दौरान ही बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी है और वो मुद्दे को खोजने की कोशिश में लगी हुई है। चाहे वो सेंगोल लेके आए, कल को कुछ और कोई गोल लेके आ जाए, परसों इसफगोल लेके आ जाए, कुछ भी लेके आ जाए, लेकिन इतना जरूर है कि मुद्दा विहीन हो चुकी है, मानते हैं? राजीव जी मैं शुरू करूं ना? जी ये जितनी सारी कुछ चीजें हो रही हैं, ये ऐसे तो अलग अलग तरफ दिख रही है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इन सब के बीच कहीं ना कहीं हमको एक दूसरे से एक बहुत ही तार्किक और सुसंगत एक तरह कड़ियां मिलती हुई नजर आ रही हैं। एक दो छोटी छोटी चीजों से मैं शुरू करता हूं। अभी गुजरात का मॉडल जो है, गुजरात मॉडल का एजुकेशन का मॉडल क्या है, इसकी एक वानगी आप देखिए। वहां पर 157 ऐसे स्कूल आए हैं जिसमें 10वीं बोर्ड का एक भी बच्चा पास नहीं हो सका है, एक भी बच्चा। पहले ही वहां की गरीबी, वहां के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी चीजें। 157 स्कूल हैं। हाँ, 157 स्कूल हैं। 157 स्कूल में एक भी बच्चा 10वीं बोर्ड की परीक्षा को क्लियर नहीं कर सका। यह गुजरात मॉडल जो है ये ऐसा एक्सपोज हुआ है। दूसरी तरफ अभी जो कांग्रेस के जो 3 राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, 2 में तो वहां पर है ही सरकारें है ही। तो मैं छत्तीसगढ़ से अगर शुरू करूं तो छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है उसमें आप देखिए कि बहुत सारी चीजें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्होंने पूरे के पूरे कोरोना काल में भी इंटेक्ट रखा। अकेला ऐसा राज्य था पूरे देश में जहां की जो जीडीपी थी वो डबल डिजिट में जारी रही। वहां पे वाहनों की सर्वाधिक बिक्री हुई। हाल ही के वर्षों में, अब पिछले 3-4 महीनों में 2-3 नई स्कीम्स, बड़ी नोवेल स्कीम्स लेके यहाँ की कांग्रेस सरकार आई है। पहली है, सभी बेरोजगारों को 2500 रुपए का भत्ता मिलेगा, वो अभी 1 जून से चालू हो जाएगा। दूसरी बात, 15 जून से, पहले एक कार्यक्रम 1 जून से था, लेकिन 15 जून से छत्तीसगढ़ के सारे अस्पतालों में, सारे पीएचसीज में, वहां पर जो नगर पंचायतों के अस्पताल हैं, छोटे बड़े, सब में फ्री जांच, फ्री मेडिसिन, फ्री डायग्नोस्टिक और फ्री ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। अब ये बताइए कि ये 2 ऐसे मॉडल है, इसका भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी और कहां पर उसको इंप्लीमेंट करेगी? अभी सबसे बड़ी बात जो है, कर्नाटक से जो बूस्ट मिलेगा इनको, कांग्रेस को लड़ने के लिए जो बूस्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि एक बार फिर से कांग्रेस ये कहने की स्थिति में रहेगी कि देखिए हम जो कहते हैं वो करते हैं। 5 साल पहले जब भूपेश बघेल की सरकार आई थी, 4.5 साल पहले, पहली ही कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की थी, एमएसपी बढ़ाया, बोनस बढ़ाया, लगातार न्याय योजनाओं के जरिए किसानों को हर 6 महीने 8 महीने में कैश दिया जा रहा है।
मजदूरों को दिया जा रहा है, स्व सहायता समूहों को दिया जा रहा है, यहाँ की गोबर स्कीम जो है उसको भी लोगों ने बड़ा सराहा है। यहाँ तक कि आरएसएस के भी जो पदाधिकारी है उन्होंने जाके गोठान को देखा था और उसकी तारीफ की थी। लेकिन ये अलग बात है कि हाल ही में उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंपेन चलाया है कि गोठान में भ्रष्टाचार है वगैरह वगैरह। ठीक है, उनकी स्वतंत्रता है, अगर भ्रष्टाचार है तो दिखाएं ही। तो इस जो अगले जो 3 चुनाव होंगे उसकी आप विशेषता ये देखिए कि तीनों जगह पर, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी से घोषित है। जबकि कर्नाटक में हार के बाद इन्हें ये अब मुश्किल होगी कि ये जो इन 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे लगता है कि अब मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में जो हार हुई है, मोदी अब नहीं चाहेंगे कि उनकी जो छवि है और नीचे जाए, ताकि 2024 का उन्हें चुनाव भी लड़ना है। तो समस्या इन तीनों राज्यों में होने जा रही है कि किस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने ये समस्या रहेगी, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस के पास ये सबसे बड़ी चीज है कि उसके पास सीएम के चेहरे मौजूद हैं। एक और बहुत ही स्कैटर्ड आपको उदाहरण देता हूं। देखिए, नंद कुमार साय के बारे में हम जान चुके हैं कि आदिवासी नेता थे जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जबकि उनका जन्म पिछले लगभग 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे। बहुत बड़े आदिवासी नेता हैं वो। राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति आयोग के वो अध्यक्ष भी रहे। हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि उनका प्रभाव अगले इन तीनों चारों राज्यों के चुनाव में होगा। आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जो मध्य प्रदेश का है। मजेदार बात यह है, वहां पर एक लड़की है, मेघा परमार। ये छत्तीसगढ़ की पहली एवरेस्टर है, 22-23 साल की लड़की है। उसे मध्य प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर 3 चीजों के लिए किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, दूसरे सांची का जो दूध उत्पादन के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसको वो प्रमोट कर रही है। वो लड़की 23, 24, 25 साल की बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, बहुत डायनेमिक है, बड़ी वाइब्रेंट है, जगह जगह जाती है। और तीसरा, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको नियुक्त किया है 6 महीना पहले। और तीसरा, छत्तीसगढ़ के जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं उनको वो प्रमोट करती है, उसके भी वो ब्रांड एम्बेसडर है। और मजेदार बात यह है राजीव जी कि अभी कुछ दिनों पहले उस लड़की ने कमलनाथ के सामने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ये बता रहा है कि कांग्रेस कैसे अलग अलग वर्गों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उस लड़की को इसका डर नहीं है कि मैं 3 प्रोडक्ट से मैं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हट जाऊंगी। उसने बाकायदे कांग्रेस को अपना अंतिम शरणगाह, अंतिम क्या खैर इसकी शुरुआत ही है। मुझे लगता है लड़की सार्वजनिक जीवन में जाएगी। और उस लड़की ने अपने 3 प्रोडक्ट्स, 3 ब्रांड एम्बेसडरशिप जो है वो छोड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी उसको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई हुई, लेकिन वो खुद कांग्रेस में है। ये बता रहा है कि कैसे कांग्रेस जो है लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। ट्रकर्स के बारे में हमने जान लिया है, डिलीवरी बॉयज के बारे में हम समझ चुके हैं, अलग अलग वर्गों को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, यूथ को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा अलग अलग वर्ग जो है ये कांग्रेस से जुड़ेगा। दूसरी तरफ कर्नाटक के साथ इन 3 राज्यों में जो कुछ जो काम हुए हैं, और विशेषकर छत्तीसगढ़ में ये जो काम हुए हैं, इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम जो राजस्थान की है, इन सबके बाद जब कांग्रेस का थिंक टैंक बैठेगा तो उनके सामने विमर्श करने के लिए बहुत सारी चीजें रहेगी। इतनी बड़ी चीजें रहेगी कि अचानक भारतीय जनता पार्टी हक्का बक्का हो जाएगी कि अब हम इस मॉडल का क्या जवाब दें। क्योंकि उन्होंने सारे समय किया ये है, या तो उनके सामने भ्रष्टाचार है उनके स्कीम्स में, या उनके पास फ्लॉप्स असफल योजनाएं हैं, या फिर उनके पास जो है वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड है, या फिर भारत पाकिस्तान है, ये दुनिया भर की चीजें। तो सबसे बड़ा संघर्ष अब जो होगा, जो मैं इन चुनावों के बाद देखता हूं, अक्टूबर नवंबर के बाद मोदी जो है एक तरफ उनकी पार्टी मुद्दों की तलाश करती रहेगी, और मोदी जो है वो खुद अपने छवि को बचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की उनके नेताओं के के साथ साथ बहुत ही खराब स्थिति रहेगी। उसका परिणाम ये होगा कि उस डूबती नैया में मोदी के सहारे कोई भी उस नाव पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा, और लोगों को लगेगा कि हमें अपना पॉलिटिकल करियर अगर बचाना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो उन्हें या तो मोदी का साथ छोड़ना पड़ेगा, मोदी अपनी पार्टी को मजबूर करेंगे, या फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ही छोड़नी पड़ेगी। जैसे कि मेघा परमार जैसी लड़की ने समझ लिया कि इस पार्टी के साथ जाकर मैं अपना अगला 25, 30, 40 साल का करियर बर्बाद नहीं कर सकती। तो ये एक केस स्टडी हो सकती है पॉलिटिशियंस के लिए। मेघा परमार की स्टोरी लोग गूगल पे इसे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे लड़की है, वो बहुत ही एक्टिव लड़की है। तो ये एक केस है राजीव जी, ये स्थिति बता रही है
कि यहाँ की राजनीति जो है कहाँ जा रही है, बीजेपी को क्या चुनौतियां मिल रही है। जी, एक चुनौती जो है वो इधर जंतर मंतर से भी अभी दिख रही थी और आने वाले समय में फिर दिखेगी। हालांकि आज जंतर मंतर पे मणिपुर के लोग बैठे हुए हैं, कुकी समुदाय के लोग हैं और देश के गृह मंत्री मणिपुर आज पहुंचे हैं, वो भी एक लंबे अंतराल के बाद। पिछले महीने भर से मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है ये सब देख रहे हैं हम, और त्रिपुरा भी धीरे धीरे सुलग रहा है। मणिपुर है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है वो हम सबसे छिपा नहीं है। आप सब जान रहे हैं कि चीन की दखल कितनी बढ़ती जा रही है। खैर, तो ये पूर्वोत्तर का हाल है। यहाँ दिल्ली में जो कुछ चल रहा है और उसमें भी लड़कियों के साथ, महिला रेसलर्स के साथ जो कुछ हो रहा है, एक ट्वीट आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और हमारे साथी विजय शंकर सिंह जी शायद उनको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। एनसी अस्थाना साहब जो हैं वो केरल के डीजीपी रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं। उन्होंने आज ट्वीट किया इन लड़कियों को लेकर के, इन जो जिनको कल घसीटा गया था उनको लेकर के। अब जरा आप तमाम साथी जो सुन रहे हैं जरा सुनिए, खून न खौल जाए तो आप कहिएगा कि हाँ जो कुछ देश में चल रहा है। अस्थाना साहब कह रहे हैं कि उन्होंने एक ट्वीट में प्रदर्शन कर रहे महिलाओं पर कार्रवाई को सही ठहराते हुए ये लिखा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो गोली भी मारी जाएगी। कल तो घसीटा गया था। ट्वीट में लिख रहे हैं कि ज़रूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, मगर तुम्हारे कहने से नहीं। अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफ़ा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वो जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। यह है ट्वीट अस्थाना साहब का, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। कोई अधिकार नहीं है उनको, उनके पास गोली मारने का। और ऐसे भी इस देश में जिनके पास मतलब जो पुलिस में हैं, हमारे साथी पुलिस वाले हमारे साथ हैं, वो और अच्छी तरह से बताएंगे। जो पुलिस में हैं उनको भी अधिकार नहीं होता कि जब चाहें किसी को ठोक दीजिए। सही कह रहा हूँ शायद सिंह साहब? ऐसा तो है नहीं कि जब मर्जी आए चलो दनादन दे दो। और यहाँ ये कह रहे हैं और ये दफ़ा 129 जानने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पे। आप किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं इस देश को? मतलब विरोध करने वाले जो किसान थे उनको आपने खालिस्तानी कह दिया। ये पहलवान हैं, इनको आप क्या से क्या कर रहे हो और इनको गोली मार देंगे ये कह रहे हो। तो ये जो दिशा है, थोड़ा सा मैं इस डायरेक्शन में भी आना चाहता हूं। हम लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, उसमें ये जो आंदोलन है आना चाहता हूं। सबसे पहले जरा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, चूंकि आप वहां गए और लगातार हम लोग चर्चा करते भी रहे हैं, उन लड़कियों से आप मिल के आए, उनके दुख दर्द को आप समझ के आए हैं। सुबह सुबह वहां गए थे आप, इसलिए भी, और कई बार अपनी चर्चा में आप उस आंदोलन का, लड़कियों पहलवानों के आंदोलन की आप बात करते रहे हैं। लेकिन जो बात अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे सिंह साहब कि इनके एक पत्रकार साथी ने जो बात कही है कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं, माननीय सांसद महोदय, उसके पीछे की कहानी कुछ और हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी के यहाँ आप भेज देते हैं पुलिस वालों को, आप ऐसे तमाम अलग अलग मसलों पर लोगों को गिरफ्तार कर लेते हो, लेकिन ये लड़कियां वहाँ बैठी हुई हैं तो उनको आप न सिर्फ घसीट के वहाँ से फेंक रहे हो, बल्कि अब तो धमकियां भी दे रहे हो सरेआम। क्या ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मोदी जी के अगले चुनाव का डायरेक्शन है? क्योंकि मोदी जी की चुप्पी है इसलिए बात, और चूंकि ये देश मोदी जी के हवाले है, उस कुर्सी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं जिसपे वो जो चाहे वो करते हैं। राष्ट्रपति को नहीं बुलाना तो नहीं बुलाएंगे, लेकिन अपने ही कर कमलों से 3 पट्टिका लगवाएंगे, एक हिंदी में, दूसरा इंग्लिश में और तीसरा संस्कृत में। वो तीनों पट्टिकाएं लगी हुई हैं जो जन्म जन्मांतर तक के लिए हो गई जब तक वो बिल्डिंग है। तो ये तो माना जाए फिर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पे अस्थाना साहब ये लिख रहे हैं, ये माना जाए? देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत अधूरी लिखी गई, ठीक नहीं लिखी गई। महाभारत में लिखा गया कि अश्वत्थामा जीवित है और दुर्योधन और दुशासन की हत्या हो गई। मुझे लगता है कि दुर्योधन दुशासन आज जिंदा हैं। किसी का सरनेम सिंह हो गया है, किसी का सेंगर हो गया है, किसी का मिश्रा हो गया है। और ये दुर्योधन और दुशासन इन बेटियों को घसीट कर जिस प्रकार मार रहे हैं, पीट रहे हैं।
आपने राजीव जी एक कविता सुनी होगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, पेट बीट मिलकर हैं एक, चल रहा लुकटिया टेक। याद है कविता आपको? राहुल गांधी जिनसे मिल रहे हैं उनकी वो स्थिति है, उनकी पेट और पीठ मिले हुए हैं। एक मुट्ठी दाने के लिए 10,000 12,000 रुपए के लिए वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। कहना नहीं चाहिए राजीव जी। कल जो संसद भवन में जिन अर्धनग्न लोगों को आपने देखा, किसी के पेट में तोंद से कम थी क्या? एक भी आदमी ऐसा था जिसकी तोंद ना हो? देखिए, एक व्यक्ति घूम रहा है उन तोंदू लोगों के साथ, अर्धनग्न लोगों के साथ, बाबाओं के साथ 21वीं शताब्दी में, और एक दूसरा नेता है जो घूम रहा है उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 10-12 हजार रुपए तनख्वाह के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं राजीव जी। तो वास्तविकता में ये अब जो संघर्ष है, ये वर्ग संघर्ष हो रहा है। एक तरफ वो खाते पीते लोग, वो पैसे वाले लोग, वो पूंजीपति लोग जिनके पास फिल्दी रिच है, जो जिनका पैसा रखने की जगह नहीं है, और हम जैसे लोग जो अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने शिष्यों के लिए व्यतीत हैं। हम लोग एक तरफ हैं और वो पूंजीपति और फिल्दी रोच एक तरफ हैं। क्या दृश्य आपने संसद के अंदर दिखाया राजीव जी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो कहा था, वास्तविकता में ये लोग हैं जो जोमेटो और स्विगी में काम कर रहे हैं 15-20 हजार रुपए नौकरी के लिए। उस बच्चे की मुझे याद आ रही है जो राहुल गांधी से कह रहा है क्योंकि माता पिता बच्चों को पालना है, 50,000 की नौकरी करता था, 20,000 नौकरी के लिए मोटरसाइकिल में घूमता हूं। ये वो मजबूर लोग हैं। राहुल गांधी उनको मलहम लगा रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए कोई प्राइम मिनिस्टर, मुझे ऐसा नेता चाहिए, ऐसा प्यार करने वाला आदमी चाहिए जो आदमी हो, जो इंसान हो। मुझे ड्रेस बदलने वाला और बड़े बड़े 15-20 हजार रुपए के अपने ड्रेसर को रख के अपने बाल काढ़ने वाला और 5 ड्रेस बदलने वाला और 10-10 लाख के सूट पहनने वाला और ये बड़े बड़े राजदंड लेके चलने वाला, मुझे वो आदमी चाहिए कि जब गरीब आदमी पुकारे, जो दबला कुचला पुकारे, उनके साथ जाके बैठ जाए, उनके साथ खाना खाए और उनके दर्द को सूखे। मुझे नेता नहीं चाहिए, मुझे आदमी चाहिए, व्यक्तित्व चाहिए और एक इंसान चाहिए जो इंसान के साथ प्यार और मोहब्बत से बात कर सके। राजीव जी बिल्कुल, इंसान को इंसान समझे वैसा इंसान चाहिए। लेकिन इंसान को वो बहुत शानदार कविता, वो हम लोगों ने भी 9वीं या 10वीं में उस कविता को, निराला साहब की उस कविता को, भिक्षुक कविता का नाम है। भिक्षुक चाट रहे हैं जूठी पत्तल कहीं सड़क पे अड़े हुए, और झपट लेने को कुत्ते उनसे भी हैं खड़े हुए। शायद ऐसे ही उसमें आगे है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। ये भिक्षुक, भिखारी, और इस देश का क्या हाल हो गया है वो आप उसको बयां कर रहे थे। ज़रा आना चाहता हूं, चूँकि पुलिस की बात हम कर रहे थे। सिंह साहब, जो ट्वीट है जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, क्या कहेंगे उस ट्वीट पे आप? अस्थाना साहब को मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूं, ट्विटर के ही द्वारा जानता हूं, और इनके ट्वीट इसी तरह के होते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि या तो ये ट्वीट इन्होंने जानबूझ के किया है, जानबूझ को किया है, किसी के कहने पर किया है, या ये इनकी मनोदशा। बहरहाल इन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन चूंकि बात कानून की है तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कानून की धारा 129 जो सीआरपीसी की धारा है, उसमें पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार किसके खिलाफ है? उसके खिलाफ है जो किसी मामले में मुलजिम है और भाग गया है या भाग रहा है। जैसे मान लीजिए मैं किसी मामले में एक्यूज्ड हूं, सजा पा चुका हूं या सजा न पाया हूं, अगर मैं वांटेड हूं और मैं भाग जाऊं पुलिस कब्जे से बाहर, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। यहां तो उल्टा है, यहां तो मुलजिम संसद में घूम रहा है, मुलजिम संसद में प्रधानमंत्री जी के साथ है, अपने अन्य सांसद मित्रों के साथ है, लोकसभा के स्पीकर के साथ है, और सबसे बड़ी बात धर्मदंड के सामने खड़ा हुआ है। तो वहां तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। ये तो फरियादी है। इन महिलाओं ने तो अपने ऊपर जो अत्याचार हुआ उसका मुकदमा लिखाया है। सीधी सी बात, इसमें दो चीजें हो सकती थी। मुकदमा लिखाया गया, आप गिरफ्तारी करते,
इन्वेस्टिगेशन करते, अगर इनका आरोप झूठा था उन्हें हटा देते, इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज इतने दिनों बाद पॉक्सो जैसे केस में आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो कल के दिन आप कानून कितने भी बना लीजिए, कानून कितना भी कठिन बना लीजिए, आप जमानत और न्यायिक प्रक्रिया कितनी भी जटिल बना दीजिए, जब पुलिस या हम किसी को गिरफ्तार ही नहीं करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे। तो अब एनसीएस थाना साहब के ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और आप इसको पहली बार देख रहे हैं क्योंकि ट्विटर पर हैं। मैं अक्सर उनका ट्विटर पर देखता रहता हूं, और उनमें जो मित्र आते हैं उनके भी कमेंट सुनता रहता हूं। बहरहाल इन्हें कोई गंभीरता नहीं लगता इनकी। मैंने पढ़ाई लिखाई देखी तो हम लोगों से ये कहीं बहुत ज्यादा पढ़े, टेक्निकल हैं, इंजीनियर भी हैं, और भी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, कई चीजें हैं। सवाल है कि आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, लेकिन अगर आप जनता की समस्या नहीं समझ पा रहे हैं, पुलिस के बेसिक प्रॉब्लम नहीं सुन पा रहे हैं, आप कानून ही गलत उपयोग कर दे रहे हैं, और फिर गोली क्यों मारेंगे आप? पुलिस को कहीं गोली मारने का अधिकार नहीं। एक मिनट में ये जरूर कहना चाहूंगा कि सीएए का जब आंदोलन चल रहा था उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भेजी थी, दुष्यंत दवे वकील से, दुष्यंत दवे या किसी कोई और है, मुझे नाम भूल रहा हूं, उन एडवोकेट के अधीनता में 2 लोग गए थे वहां पर जांच करने के लिए। वहां गए तो वहां से जब लौट के आगे बताएं तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जब तक वो शांतिपूर्ण तरह से बैठे हुए हैं, वो आंदोलन उनका चल रहा है, वो कोई ऑफेंस नहीं है। जंतर मंतर में भी यही था, लेकिन इन्हें तोड़ना था, इसीलिए इन्होंने पहले रात में छोड़ा। इसलिए छोड़ा कि इनको ये डर भी है कि किसान बैकलॉस करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब से, तो ये भी डर है, लेकिन इसको आगे निकालना भी है। तो मेरा तो शुरू से मानना है कि इस सब मामले में सबसे ज्यादा लूजर पुलिस होगी, पुलिस की क्रेडिबिलिटी होगी, और एक तरफ ये स्थिति है और दूसरी तरफ पुलिस उम्मीद करती है कि लोग हम पर भरोसा करें। कैसे भरोसा करें? जी 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 बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, ट्विटर पे आप भी खूब रहते हैं और आप भी देखे होंगे। ज़्यादा भाव देना नहीं चाहता हूं, लेकिन अस्थाना साहब को ऐसे भी रिटायर्ड हैं, और मैं भी देख रहा था, और सही कह रहे हैं सिंह साहब की ऐसे, और उनके ऐसे बयान काफ़ी हैं, काफ़ी चर्चा में पहले भी रहे हैं। लेकिन क्या ये डराने की, धमकाने की और ऐसे आंदोलन करने वालों को कि आप दोबारा मत आइए, ये बताने की कोशिश, या इसके पीछे कुछ और कहानी, क्या कुछ लगता है आपको? और जो आखिरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि अभी तो ये चले गए हैं, पहलवान चले गए हैं, लेकिन बात पहलवानों का, आंदोलन का नहीं है, बात दमन का है। और अगर दमन की बात हो तो फिर तो यहाँ बात वही आती है कि आने वाला जो चुनाव है वो बहुत मुश्किल होने वाला है, ये माना जाए। जी देखिए, एनसीएस थाना के वो बेहुदा ट्वीट पे इंडियन पुलिस एसोसिएशन ने अपना वक्तव्य दिया है और उसकी बहुत आलोचना की है, उनका ट्वीट भी आ गया है। तो और उससे ज़्यादा का उनको भाव देने का मतलब नहीं, वो एक बिल्कुल 2 रुपए के ट्रोल की भाषा वो बोल रहे हैं। अब उनका सीवी बड़ा इम्प्रेसिव है कि केरला के डीजीपी रहे, तो उनको जिम्मेदारी से, किसी को भी जिम्मेदारी से ट्वीट करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति डीजीपी रहा है केरल का, सोचिए कि वो उन्होंने क्या पुलिस में रहते हुए क्या न्याय किया होगा, कैसी मानसिकता के है वो। दूसरी की जो सिंगौल की बात हो रही राजीव जी, कितने प्रोटोकॉल तोड़े गए हैं। अभी जो है विजय शंकर जी बता रहे थे, मैं बता दूं कि पार्लियामेंट में जब ज्वाइंट सेशन होता है तो वो जो प्रेसिडेंट है उसका प्रोसेशन कैसा होता है। तो स्पीकर और उसका स्थान क्या है पार्लियामेंट में। ये स्पीकर और डिप्टी चेयरपर्सन उसके मालिक है, चेयरपर्सन राज्यसभा के चेयरमैन उसके मालिक हैं। आगे आगे राष्ट्रपति चलते हैं, उसके भी आगे राष्ट्रपति के एडीसी होते हैं जो सेना के होते हैं, उसके पीछे राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद डिप्टी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगल बगल वो चलते हैं राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन अधिकारी या स्पीकर और चेयरपर्सन। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल होते हैं,
उसके बाद प्रधानमंत्री आता है। कोई तस्वीर आप देख लीजिए। और आप ये देखिए, आपने भी इतने साल पार्लियामेंट कवर किया, हम लोग वहां बैठे हैं, हाउस के चेंबर में केवल मेंबर जाता है। लोकसभा का मेंबर भी राज्यसभा में नहीं जा सकता हाउस के चेंबर में, तो या राज्यसभा का मेंबर लोकसभा के हाउस के चेंबर में नहीं जा सकता। ये देखिए कि कैसे मालूम पड़ रहा है कि कोई कुंभ मेला है ये, नासिक का या इलाहाबाद प्रयाग का। तो ये इस तरीके से जो अवमानना परंपराओं की हो रही है, ठीक है, आगे आने वाले प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से इस तरीके के नहीं होंगे। और इस अब प्रधानमंत्री कुछ भी अपना अगर वो तय कर ले तो अब कौन उनको रोक सकता है। बहुत सारी चीज़ें संविधान और परंपराओं में इसलिए छोड़ दी जाती हैं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्च पदों में बैठे हुए लोग इतने मर्यादित होंगे कि वो अपने आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। और आप देखिए किसी भी प्रधानमंत्री ने ये सब नहीं किया। प्रधानमंत्री का जो नैतिक स्तर होता है वो सड़क के लोगों के नैतिक स्तर से बहुत आगे होता है। जो छोटी बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मार के खेल